कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपको रूबरू कराना उन विशिष्ट अतिथियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और जो एक रोल मॉडल हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए। ऐसे ही विशिष्ट अतिथि जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मिस विनीता हरिहरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। मिस विनीता हरिहरन जो एक नेशनल लेवल पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप का जो पढ़ाई का कैरियर वो रहा है, जर्नी रही है, बहुत ही ज्यादा एग्जेम्पलरी रही है और आपने प्रोफेशनल लाइफ और पब्लिक लाइफ में भी अपने बहुत ऊंचे मापदंड स्थापित किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस विनीता हरिहरन पुनः एक बार हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल में। मिस विनीता हरिहरन, इस इतनी कम उम्र में आपने बहुत ऊंचाइयों को छुआ और ये सिर्फ आपने अपनी खुद की मेहनत, आपने क्योंकि इतनी अच्छे ढंग से पढ़ाई की, आपने इतने अच्छे ढंग से सोच की और आपने इतना आगे बढ़ी। आपको बहुत लोग जानते हैं, सरकार में तो लगभग सभी जानते हैं क्योंकि आप प्लानिंग करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी आपने स्कीमें प्लान की हैं, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे अफसर सब आपको अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप एक बहुत कुशल वक्ता हैं तो इसलिए आपको काफी कुछ भारत में जाना जाता है, बल्कि मैं कहूँगा विदेशों में भी, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है, जो इतने बड़ी आपने योजनाओं को कार्यान्वित किया है, उसकी बाहर भी बहुत सराहना की गई है। तो आज जो मैं अब आपसे थोड़ा सा वो उन चीजों पहलुओं पे हम जानना चाहेंगे जो अभी बहुत कम लोगों को पता है। तो मेरा पहला प्रश्न है, आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ आपका बचपन बीता और कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई? मिस विनीता हरिहरन प्लीज। नमस्ते लाल गोयल जी, आपकी कार्यक्रम में भाग लेना इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी जो जर्नी है, आई वॉज बॉर्न इन केरला। आई एम अ मलयाली एंड केरल से बिलोंग करती हूँ और मेरी जन्म जो है केरल के पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ओट्टापालम टाउन। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे के नारायणन जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओट्टापालम, तो वहाँ जन्म हुई थी, बस जन्म हुई थी। लेकिन जो पिताजी का जो जॉब थे, नौकरी, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे, तो उस वजह से हमें काफी एक्सपोजर मिली, पूरी भारत दर्शन का मौका मिला था बचपन में। तो एज सुन एज आई वाज बॉर्न, उसके बाद फिर अर्ली स्कूलिंग जो है चेन्नई में हुई थी और बस LKG UKG तक। उसके बाद हम गए, विदेश गए, काफी साल वहां थे अफ्रीका में, और वहां तो बहुत सुनहरे दिन थे। जो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट जो NRIs है वो ज्यादा भारतीय है, मोर देन इंडियंस, दे आर मोर इंडियन दैन इंडियंस। सो आई स्टिल रिमेम्बर दोस गोल्डन डेज। हम लोग सारे त्योहार और फेस्टिवल्स वहां मनाते थे, होली हो या ओणम हो या कोई भी प्रांत के जो त्योहार थे हम मनाते थे। तो वो 3-4 साल वहां गुजरे वहां भी, लेकिन स्कूलिंग इंडियन सिस्टम में ही हुई थी मेरी। उसके बाद फिर वहां पर माहौल थोड़ा खराब हो गई थी, वो गद्दाफी की रजीम में काफी डिस्टर्बेंसेस वगैरह हुई। तो पिताजी ने फैसला किया कि वापस आना है देश में, इंडिया में ही वापस आना है, तो इसीलिए हम कलकत्ता में पोस्टिंग ले ली थी पापा ने। तो फिर कलकत्ता में हुई थी। एक्चुअली माय फॉर्मेटिव स्कूलिंग वाज इन कलकत्ता फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड टू द 12th स्टैंडर्ड। तो इसमें जब आपने इतने बाहर भी रही, इंडिया भी आई और फिर आपने कलकत्ता में, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी वहाँ की स्कूलिंग है, तो कोई आपको ऐसा संस्मरण याद आ रहा है, कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगी कहीं की भी? हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी, जो लिबिया के जो दिन थे वो सुनहरे दिन थे, जो हम सारे त्योहार मनाते थे हर साल, एटलीस्ट 4-5 बार हम वी यूज्ड टू हैव दिस फेस्टिव सीजंस देयर।
तो जो यूनिटी और बॉन्डिंग थी इंडियंस के बीच में, that's really memorable, जो लिबिया के डेज थे। और उसके बाद भी कैलकाटा जब वापस आई तो इंडियन कल्चर में वापस आए हम लोग, लेकिन वहां भी काफी कुछ जैसे फॉर्मेटिव स्कूलिंग में हम लोग जैसे माय फादर्स इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन मी, सो आई स्टिल रिमेम्बर वन, आई डोंट नो, मे बी for the young children it would be very useful, the small story. Once I think I went with some of my friends, and there was a very close friend of mine, and I forgot to take her back. I came back alone. I left her back in school and I came back, and I remember my father scolding me like anything and telling me that how could you do this to your friend, and he sent me back to my school and asked me to collect her and come back. So some of these value systems are instilled in a very formative age, and so even now I'm very loyal to my friends, and I believe that that spirit of solidarity should be there. So that is something that I wanted to share. जी। तो उसके बाद फिर आपने 12th वहां से किया कलकत्ता से, उसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? हाँ, तो 12th के बाद जो चॉइसेस जो 12वीं क्लास के बाद हम मींस काफी हद तक पढ़ाई में भी फोकस किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ग्रो अप you start realizing other facets of your personality. It's not only schooling, it's not only the textbooks. There are other things like जैसे ड्रामास में पार्टिसिपेट करने लग गए, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने लगे 12th स्टैंडर्ड में ही। फिर उसके बाद फिर पीयर प्रेशर, एवरीबडी इज इंजीनियरिंग करना है, मेडिसिन करना है, तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करी और इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली केरला में। MBBS में भी मिली, लेकिन आई चोज टू डू इंजीनियरिंग बिकॉज एट दैट टाइम I was conscious that I couldn't operate bodies and I couldn't see blood, so I wanted to do engineering. And even in engineering, various options were there, but लेकिन architecture करना चाह रही थी। लेकिन at that time, schooling, education system के बारे में अगर बताया जाए तो जो प्रायोरिटी थे, जो मैंने 12th स्टैंडर्ड की जो लड़की थी उसने आर्किटेक्चर को सिविल इंजीनियरिंग के नीचे लगा दिए वो रैंकिंग में, एंड सो दे डिडंट गिव मी आर्किटेक्चर, दे गिव मी सिविल इंजीनियरिंग। बट मैंने समझौता किया, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग नॉट द सब्जेक्ट पर सी, लेकिन वो जो कॉलेज थी, वो माहौल थी केरला में, जो हरियाली में और वो कैंपस और फ्रीडम, सो वहां पर काफी मेरे पर्सनालिटीज को मैंने डिस्कवर किया वहां पर, जैसे माय माय टैलेंट फॉर स्पीकिंग, माय टैलेंट फॉर राइटिंग, and all of those creative bent of mine actually flowered in the engineering college campus. तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जब आपने इंजीनियरिंग कर ली तो आपने कोई इंजीनियरिंग का जॉब किया या क्या किया आपने उसके बाद? हाँ, तो इंजीनियरिंग करने के तुरंत बाद मुझे it is reflection. I'm not blaming our education system at that time, but it's also reflecting of the education system that I did not have any interest in following up with engineering, and मुझे आई वॉज वेरी श्योर कि जिंदगी भर मैं बिल्डिंग्स नहीं डिजाइन करना चाह रही थी। तो मैंने फिर अर्बन प्लानिंग का कोर्स देखा और वहां पढ़ा। तो ऑलवेज आई वांटेड टू गो इनटू मैक्रो लेवल, माइक्रो टू मैक्रो एट एवरी स्टेज। So after engineering, I realized कि when I saw this about policy making and urban planning, macro level systems, and our family is a very literary family, intellectual family. So my father बचपन से ही काफी नेशनल बिल्डिंग के बारे में डिस्कशंस होती थी घर में, तो आई थिंक आई हैड दैट बेंट ऑफ माइंड ऑलवेज टू बी इन नेशन बिल्डिंग। सो सबकॉन्शियसली मैंने चॉइस किया कि प्रॉब्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का जो कोर्स थी, it was quite above ordinary, different from the beaten track. I always wanted to go away from the beaten track, so I chose this course of urban planning. But that was a very rigorous schooling, education system, 18 months of hard work, really, really hard work. All the engineering college fun and all of that was gone, and it was total hard work, 18 months of back-breaking work. And those were the times जब गूगल नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो हम लोग सब we used to do sheets, write sheets and sheets of thesis was written material, at least 100 sheets we would have written, big boards, and so, and also data collection was going from office to office. And something which I learned in School of Planning was one thing which stuck in my mind was our professors used to say, whenever you go to any institution or any office, don't meet just go directly to the topmost official and meet him. Go with the confidence and just meet him. So, that confidence they instill in you at a very young age. So I think that helped me in good stead throughout my career, even now.
जो फंडामेंटल जो स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर ने दिया था, वो फाउंडेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डिलिजेंस, आई गॉट इट फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो कहाँ पे था ये आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? वो दिल्ली में ही है। इट्स अच्छा, दिल्ली में किया आपने। तो आपने जैसे बताया कि आपके प्रोफेसर्स ने कहा था कि कॉन्फिडेंस से जाके मिलो टॉप आदमी से। कोई ऐसा संस्मरण याद है कि जब आपको बड़ा अजीब सा लगा हो कि या तो बहुत आराम से मिल ली, या कई बार मना भी हुआ, या कभी उन्होंने कहा आप कैसे आ गई? कुछ ऐसा हुआ है आपके संग कभी? एक्चुअली नहीं, जब जहां भी गई थी मैं काफी रिसेप्शन थी, और in fact I remember meeting Alphonse sir when I was, he was a TDA commissioner that time, so I just went and met him directly and talked to him about he was a demolition man at that time. So I remember having a good conversation with Alphonse that time. So वो confidence actually School of Planning and Architecture का भी एक brand value थी, तो people normally entertain you when you go to such offices. जी, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद फिर कंसल्टिंग फर्म में 2 साल मैंने काम किया इमीडिएटली आफ्टर माय एसपीए, एंड एसपीए में वहां पर देयर वाज नो कैंपस सिस्टम. दे पर्पसली डिड नॉट हैव कैंपस प्लेसमेंट्स बिकॉज दे थॉट द स्टूडेंट्स हैव टू, the brand is enough to go and get them jobs. जैसे हार्वर्ड और येल वगैरह में भी कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं है. They just go with the Yale degree and then they're supposed to get jobs on their own merit. So I followed that, and then I went around various offices. And then I got this offer from a consulting firm. So that consulting firm was consulting for multilaterals like ADB and World Bank and all. 2 साल वहाँ काम किया. उसके बाद फिर हडको की जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एड आई, फिर मैंने अप्लाई किया. फिर वहाँ का जो प्रोसेस है लंबी रहती है, तो 1-2 साल रही. तो उस टाइम में मैं कंसल्टिंग फर्म में काम कर रही थी. फिर हडको ज्वाइन किया, एंड देन आई वेंट थ्रू द रैंक एंड फाइल ऑफ हडको, ट्रेनी ऑफिसर एंड अप्रेजल ऑफिसर एंड ऑल ऑफ दैट. So then I moved on, and I took this sabbatical to pursue my studies in Singapore, which you had mentioned, the Lee Kuan Yew School of Public Policy. I did my mid-career masters there. तो वो जब आपने किया, उसके बाद आपने सिंगापुर गई वहां, तो आपने तब तक इंडिया में यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी देखा, यहाँ पे आपने काम भी किया, यहाँ की प्राइवेट सेक्टर को भी में वर्क किया, पब्लिक सेक्टर में वर्क किया, और फिर आप सिंगापुर में गई. तो वहां पे जब जाके और वहां लोगों से मिली होंगी, काफी अलग अलग कंट्रीज के लोगों से, तो आपको उस वक्त क्या महसूस हुआ कि कहाँ कमी आ रही थी या कहाँ अच्छा था हमारे भारत का पढ़ाने का या पढ़ने का ढंग? Absolutely. जो एक्चुअली मेरे रीजन पढ़ने का भी वही था, बिकॉज एट दैट टाइम मैं थ्रू हडको से डेप्यूटेशन में थी कोचिन कॉर्पोरेशन को एक मास्टर प्लान बनाने के लिए. तो वहां पर काफी फेसेट्स ऑफ डेवलपमेंट से इंटरफेस हुई, ऑफिशियल से इंटरफेस हुई, और पर्टिकुलरली केरला में जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस थे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे, और नथिंग वाज मूविंग, नो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वाज मूविंग. तो मुझे लगा कि व्हाई डोंट आई डिस्कवर कि एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया में कैसे हो रही है, हाउ डिड दोस कंट्रीज ओवरकम देयर चैलेंजेस. So that is why I chose this course, and I did not go for Harvard or Cambridge because I knew कि वहाँ के जो systems है यहाँ पर कभी भी we cannot apply, and I always wanted to be in India. I never wanted to migrate abroad and go for greener pastures abroad. Although I had many opportunities, लेकिन मैंने वो pursue नहीं किया. तो इंडिया में ही रहनी थी मुझे, यहाँ यही contribute करनी थी इस देश के लिए. तो वहाँ जाके देखा तो opened up my mind a lot. Actually, the system of education is so very different, and it opens up the mental horizons quite a bit. The way of the method of teaching, actually, जो case study method follow करते हैं maximum, and through exchange of ideas and exchange and discussions, and we had representatives from 80 countries से representatives थे, जो senior bureaucrats थे, politicians थे, और प्रोफेशनल्स थे, और हमारे देश से भी 12 लोग थे जो आईएएस और आईएएस ऐसे कैडर से थे वो, और पाकिस्तान से भी थे, इजिप्ट से, नेदरलैंड से, यूएसए से. सो काफी कुछ लर्निंग हुई वहाँ के कंट्रीज में कैसे उन्होंने चैलेंजेस ओवरकम की. और सिंगापुर जैसे सिटी स्टेट में पढ़ना भी इट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर, बिकॉज उनकी जो स्केलिंग अप हुई, जो ऑल्दो दैट कंट्री इज सो स्मॉल कंपेयर टू इंडिया, मे बी एज बिग एज केरला, स्टेट इज केरला, बट उनकी जो डिटर्मिनेशन और उनकी जो एनफोर्समेंट और मेरिटोक्रेसी सिस्टम, मेरिटोक्रेटिक सिस्टम्स है, उनसे काफी सीख मिली. और जो छोटी एक सिटी स्टेट, स्लम स्टेट थी वो, एक्चुअली फुल ऑफ स्लम्स, बट 60s में ही गौथोंग चौक करके जो आर्किटेक्ट थे, उनकी एडवाइस में ली कुआन यू जो प्रीमियर थे, उन्होंने काफी उनका स्टेप बाय स्टेप दे फॉलोड हिज ब्लूप्रिंट,
And Singapore is now one of the world's leading economic hubs of the world. Just a small city state is contributing to so much of the GDP of the world. So that's amazing. That whole experience was amazing. So I came back as a very confident person, not with a degree, but with all the knowledge that I gained was equivalent to 10 साल India में काम करने के, it was parallel to that actually. तो जब आप भारत लौट के आई फिर आपने क्या किया? So भारत लौटने के बाद अपने आप ही actually, I don't know, that's what they say, destiny, So I just say, universe will make it happen for you. जो भी आप चाहते हो subconscious level में वो तो हो ही जाता है. So I got opportunities to work with multilaterals and bilaterals, various ministries के साथ, जैसे beginning with the Ministry of Housing. वहाँ DFID की एक program थी. It was about making India slum free. तो बस्ती मुक्त करना, लेकिन मुक्त माने बस्तियों को यहाँ से भगाना नहीं, सिटी से शहर से भगाने की नहीं थी, लेकिन वहीं पर अपग्रेडेशन, प्रोग्राम ऑफ चॉइस शुड बी अपग्रेडेशन, जो जहां पर वो बस्तियां हैं उनको कच्चा से पक्का हाउसिंग बनाना और उनको सारी सुविधाएं देना. दैट वाज द प्रोग्राम. सो दैट वाज फॉर 2 years, 2 साल थी. वो यूपीए रेजिम में थी. उसके बाद फिर काफी एक साल कूलिंग ऑफ पीरियड रहती है एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री जाने से पहले. तो कूलिंग ऑफ पीरियड में मैंने क्रिसिल एडवाइजरी फर्म में काम किया 1 साल. वहां भी काफी अच्छा काम किया. फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स के लिए काम किया मैंने. उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट में एक मौका मिला, तो टू अगेन फॉर्मुलेट थ्रू वर्ल्ड बैंक to formulate this RU-Urban mission that was for providing amenities in rural areas, so to prevent distress migration, जो मैंने आपके पिछले शो में बात किया था उसके बारे में. तो उसकी लीडरशिप. उसके बाद फिर वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन और लीडिंग, तो वही काम कर रही हूँ अभी भी. तो जब विनीता जी आपने सिंगापुर में देखा जाके, और वहां पे आप बताया कि आप 80 देशों से ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस आपको मिले, और आपने देखा किस तरह एक सिंगापुर ने एक स्लम सिटी स्टेट होते हुए कहां से आज वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक कंट्री बन गया है. आप जब इंडिया में आई और आपने मिनिस्ट्रीज में वर्क किया, क्या आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ चुका था? क्या आपको लगा कि अब यहाँ पे भी हम उसी तरह से जो अच्छी बातें हैं बाहर की उन्हें इम्प्लीमेंट करें? तो उसमें आपको क्या क्या अड़चने आई या आ रही हैं? हालांकि आपने जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो की हैं, तो उसमें आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? आपको क्या महसूस होता है? Sure. The person who returned from Singapore was not the same person who went to Singapore. तो अगर मैं वहां नहीं जाती और वहां की तालीम नहीं मिलती मुझे, वहां के सोचने का ढंग और मेंटल होराइजन जैसे और एनालिटिकल स्किल्स जो मिली मुझे, एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने की जो स्किल्स देते हैं वो, जैसे if there is a problem statement for a particular country, they say you define the problem statement first, फिर उसकी root causes identify करो, फिर वो रूट कॉजेस को इंटरवेंशंस के लिए पॉलिसीज बनाने का वो सिखाते थे. तो एक्चुअली विद दैट इन माइंड, आई वाज एबल टू रियली, विदाउट दैट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू वर्क सो वेल. मिनिस्ट्रीज में काफी अप्रिशिएट हुआ करता था मेरी जो काम है और मेरी जो आउटपुट थी. तो काफी ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स को काफी दे अप्रिशिएटेड माय वर्क एंड द डिलिजेंस एंड हार्ड वर्क. इट वाज क्यूमुलेटिव. ऑफ कोर्स स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की जो रिगर थी और इंजीनियरिंग कॉलेज की जो पर्सनालिटी डिस्कवरी थी, सब मिला के क्यूमुलेटिव थी जो मेरी आउटपुट्स थे वेरियस मिनिस्ट्रीज में. लेकिन सिंगापुर की एजुकेशन के बाद मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी और मेरी आउटपुट और मेरी कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गई थी आफ्टर दैट. तो आपने जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, एक बहुत ही एक वृहत योजना है और जिसमें कि बहुत कुछ किया जा रहा है, तो उसको जब आपने काफी कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, उसी के बारे में बता रही थी. जो बस्तियों को मुक्त करने की जो कंपोनेंट थी, उस कंपोनेंट पे ज्यादा काम किया मैंने. तो उसमें जैसे स्लम फ्री सिटीज बनाने के लिए, तो उसकी जो गाइडलाइंस बनानी है और सिटी लोकल बॉडीज को ट्रेन करना, काफी 50 सिटीज में हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था. तो उसमें भी काफी जहां भी, लेकिन वहां मैं जाती थी, जहां काम करती थी, तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप रोल्स मुझे मिल जाती थी. शायद
that's my personality to lead and to उस वजह से काफी conflicts भी रहा actually initially. People in the team don't appreciate when you get better responsibilities from your superiors because of your own capabilities. But so India में वो भी है actually. Mediocrity is accepted better than exemplary qualities. So because of that, काफी suffering भी हुई मेरी actually in India, coming back to India, but I was determined not to lose heart. So because of my overdrive and my over aggression and my performance driven जो मेरी qualities थे, उस वजह से काफी actually very sadly so India में मुझे काफी I had to face a lot of problems in my official work also, but I overcame all that with my sheer determination actually. जी, उसके बाद आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वो actually one of my dream projects थी actually. तो I got this opportunity to conceptualize an entire policy जो पहले अब्दुल कलाम जी की vision थी, पूरा provision of urban amenities in rural area. That was his concept. लेकिन वो यूपीए regime में जो implementation थी उसकी काफी bottlenecks face कर रहे थे वो on the ground. उन्होंने काफी private sector elements introduce किए थे और they wanted that the private developer would be the nodal agency in all the states, which did not work. So because private developer will not get traction in various government offices and all. So हमने उस पूरे प्रोग्राम मोदी जी के विजन थे कि रू अर्बन जैसे गुजरात में अर्बन मिशन हो रही है, उस मॉडल में ही वांटेड अ न्यू मिशन एट द नेशनल लेवल. तो उसी को उस पॉलिसी की जो टीम थी वर्ल्ड बैंक से वो मैं हेड कर रही थी और हमने एक नया ढांचा दे दिया पूरे स्कीम को. काफी मेहनत किया हमने, 3 महीने दिन रात मेहनत करके एक नया स्कीम डिजाइन किया और फिर जब वो प्रेजेंट हुई थी प्राइम मिनिस्टर जी को, सो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही सेड कि ये रूरल एरियाज की स्मार्ट सिटी मिशन होगी, नए स्मार्ट सिटी मिशन, एंड ही लॉन्च्ड इट विद ग्रेट फैनफेयर इन छत्तीसगढ़. And now today it is implemented. And after that, the bureaucracy was very happy with my work and they wanted me to lead that mission across the country. So I had a lateral entry as the chief program officer. It was equivalent to a joint secretary level post. And then I got the opportunity to implement it across India. So that was a larger than life role because rural development is very strong, their department across India. So that was a very very self-actualizing work actually. But 3 साल मैंने किया, फिर systems establish की, फिर as I said, when you rise too high, I remember one of my joint secretary, my superior, she told me, Vinita धीरे चलो, ऊंचाइयों पर हवा तेज चलती है. So it was very true what she said, and there was so much of, I didn't realize that मैं अपने काम में इतने मगन थी कि behind me there were so many conspiracies working behind me and people were just waiting to bring me down. So that time I thought ki nahi, that is enough. What I have contributed, now let me move on. So then now I'm doing various other missions in various other ministries. तो अभी जो ऊंचाइयों पे आप हैं वहाँ हवा हल्के चल रही है या वहाँ भी तेज शुरू हो चुकी है? नहीं, एक्चुअली मुझ में भी काफी मैंने भी काफी इंट्रोस्पेक्शन किया उस मिशन के बाद. जो लेसन्स थी काफी मुझे एक्चुअली धक्का लगा वहां पर. आफ्टर आई केम डाउन, इट वाज लाइक माय करियर इज लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स. वंस आई क्लाइंब दिस लैडर एंड देन द स्नेक आई हैव टू कम डाउन. बट आई हैव टू मेंशन दिस कि जो अर्बन मिशन थी, जो मैंने अपने दिल पे लगा के काम किया और इतने पैशनेटली मैंने वो मिशन को खड़ा किया, देन आई हैड टू लीव. So that was a very sad moment for me. But then I did not let that, for some time I was very down, almost 6 months. But, as they say, I believe in Buddhism also a lot. So in Buddhism, they say, turn poison into medicine. So उस low life state को मैंने I worked upon it and I converted it to my benefit, and that is when I became a public speaker actually, Goyalji. I should share this with you, that slowly I worked on my profile and I realized that I have this oratory skills which was instilled in me in engineering college. So that came back to me and I said, why don't I bring it out to the world? And that's how I became. और इसीलिए आपको अचीवर्स का इतना बड़ा अवार्ड मिला. उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहेंगे?
हाँ, तो इंडियन अचीवर्स फोरम एक्चुअली कॉल्ड मी वन डे एंड सेड कि आपको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए। तो मैंने सोचा ओके, तो आफ्टर ऑल देयर इज रिकग्निशन कमिंग। अगर इंटरनल सोर्सेज से नहीं आती है रिकग्निशन, बाहर की दुनिया आपको रिकग्नाइज कर रही है, अवार्ड कर रही है, तो बेसिकली दे हैव रेड माय प्रोफाइल एंड दे हैव अंडरस्टूड माय करियर जर्नी, और और उसीलिए उस वक्त आपको लगा कि हवाओं को भी कंट्रोल किया जा सकता है, भले वो तेज चलती आंधी भी क्यों ना हो। आप एब्सोल्युटली। चलते चलते, समय भाव है, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, लेकिन चलते चलते क्या एक सूक्ष्म संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहेंगी? हाँ, बस यही देना चाहूंगी कि अपने जो गोल्स और एम्बिशंस है उन पे लगे रहो और चलते रहो, और कभी भी हारना नहीं है रास्ते में, तो रुक जाना नहीं कभी हार के। दैट हाँ, इज माय मैसेज टू देम। बहुत 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 धन्यवाद विनीता जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और आज का ये कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पे भी किया गया। एंड बहुत बहुत धन्यवाद विनीता हरिहरन जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कभी ना कभी फिर आपसे जुड़ के इन चीजों को आपसे और भी सीखें और समझें। और युवा पीढ़ी के लिए जो आप बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत हैं इतनी कम उम्र में, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारा कार्यक्रम देखा।